हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आप लोग अपना मैप जरूर निकाल लीजिएगा। बिना मैप के पढ़ाई नहीं करनी है आपको। इस बच्चे को भी पास में बिठा लो, ये भी मैप देखेगा। ठीक है, आज के ज़माने में मैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कितना जानते हैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप सबसे ज़्यादा आपका जो डीपली गहराई देखी जाएगी, आप इस चीज़ के बारे में कितना जानते हैं, मैप के बारे में कितना जानते हैं। तो आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है। ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक आपको मैप अच्छे से आना चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। चलिए, कल मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? इसकी पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, क्या क्या बताया था। श्रीलंका मैंने पूरा खत्म कर दिया था और मालदीव वगैरह भी खत्म कर दिए थे हमने। ठीक है, लेकिन लास्ट कंट्री जो मैंने खत्म किया था वो श्रीलंका खत्म किया था। आज उससे जस्ट एक बढ़ के है जो नेपाल है, इसके मतलब अगली कंट्री है नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के पास बांग्लादेश, और सार्क के सभी देश आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना की गई थी। प्रथम बैठक कहां पर हुई थी? तो ढाका। ढाका किसकी राजधानी है पता है आपको? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ये यहां पे बैठा हुआ है बांग्लादेश। ठीक है, तो ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, अच्छा, सार्क का मुख्यालय कहां पे बनाया गया है? तो इसी की राजधानी, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहीं पे सार्क का मुख्यालय है। ठीक है, जहां से सार्क को ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में। हालांकि अब ये संगठन जो है निष्क्रिय पड़ता जा रहा है धीरे धीरे। इसका मैंने कारण भी आपको बताया था कि दो विरोधी देश जो ठीक ठाक पावर रखते हैं अपने में, वो इस संगठन में क्या है, शामिल हैं। और जब दो विरोधी देश आपस में बैठते हैं तो उनकी पटती नहीं है, इसलिए अब ये निष्क्रिय होता चला जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो कितने देश इस संगठन में है? तो 8 देश इस संगठन में है। कौन कौन से देश संगठन में है आपका? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 कंट्री और खुद इंडिया अपनी कितनी है? 8 कंट्री है। इंडिया को मैं इंडिया का मैप जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल से बताऊंगा, इसलिए इंडिया आपको अभी नहीं बताया है हमने। ठीक है, सीधा पाकिस्तान से चालू किया। तो आइए आज बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल की सबसे पहले राजधानी, भाषा और मुद्रा। हर कंट्री की आपको ये 3 बेसिक चीजें आपको पता ही होनी चाहिए कि उसकी कंट्री की कैपिटल क्या है, लैंग्वेज क्या है और करेंसी क्या है। ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान, जैसे नेपाल की राजधानी क्या है? अभी मैंने बताया ना, काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। ठीक है, भाषा यहां पे क्या बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है? तो भाषा आपकी नेपाली बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? नेपाली बोली जाती है। भाषा कौन सी बोली जाती है? नेपाली बोली जाती है। ठीक है, नेपाली खुद अपने में एक भाषा है, नेपाली। ठीक है, अच्छा, मुद्रा यहां पे क्या चलती है? तो आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन यहां पे लिखा है। यहां पर लगभग कितने परसेंट आबादी है? कितने परसेंट आबादी है? 88% आबादी है। लगभग कितनी है? 87-88% आबादी यहाँ पे नेपाल में है। तो एक बात बताओ, और भारत से ही जुड़ा हुआ है। नेपाल कहां पे है? भारत के जस्ट ऊपर है। अखंड भारत का ये हिस्सा रहा है, नेपाल रहा है। ठीक है, तो और यहां पे एक जीएस का क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा ऐसी कंट्री है जो कभी गुलाम नहीं हुआ है? तो नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ है, क्योंकि वो अखंड भारत का हिस्सा रहा है और पहाड़ों की ओर रहा है, तो अंग्रेजों का वहां पे ध्यान नहीं गया है, इसलिए वो अभी तक गुलाम नहीं हुआ है, कहा जाता है ऐसा। ठीक है, हिस्ट्री में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गुलाम नहीं रहा है, गुलाम रहा है, लेकिन एक जीएस का क्वेश्चन नॉर्मली बन जाता है निचले लेवल में। ठीक है, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन पुख्ता सबूत इसके नहीं मिले हुए हैं। तो राजधानी क्या हो गई? काठमांडू। भाषा क्या हो गई इसकी? नेपाली भाषा हो गई। मुद्रा क्या चलती है? तो नेपाली रुपया चलती है। क्या चलती है? नेपाली रुपया चलती है। मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी भारत से सटे हुए देश हैं, लगभग उनमें सब में क्या चलता है? रुपया ही चलता है। जैसे इंडिया में इंडियन रुपया चलता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, नेपाल में नेपाली रुपया चलता है, इस तरीके से अफगानिस्तान में अफगानी चलता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेपाल और भारत के बीच। नेपाल से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो 5 राज्य इससे टच करते हैं। कितने राज्य टच करते हैं? 5। वो कौन कौन से हैं तो इसको समझो। मैप अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और आपसे यहीं पे सिक्किम से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो 3 ओर से विदेशों से घिरा हुआ है? तो सिक्किम ही है। एक तरफ नेपाल से है, एक तरफ भूटान से और ऊपर साइड चीन से है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप पहले इधर फोकस करो, जब मैं सिक्किम पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको ये बात बताऊंगा। चलो, तो
क्या है इसमें क्वेश्चन क्या है कि नेपाल से भारत के कितने राज्य लगते हैं, आपको सिंपली क्वेश्चन पूछता है तो कितने बताओगे आप, 5 राज्य। अगर और ज्यादा डीपली पूछेगा तो क्या बताओगे, कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। तो ये 5 राज्य आपके लगते हैं और ये 5 राज्य हैं कहां पे, तो ये इसी के बॉर्डर पे हैं। अगर आप मैप अच्छे से लिए हुए तो इसी के बॉर्डर पे ही हैं आपके, ठीक है। तो ये 5 राज्य क्या है, नेपाल से आपकी सीमा बनाती है, सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आपकी, नेपाल जल विद्युत तथा जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था, जब मैं श्रीलंका पढ़ा रहा था तो श्रीलंका में मैंने आपको एक चीज बताई होगी कि श्रीलंका किस चीज के लिए फेमस है, तो श्रीलंका फेमस है चाय के निर्यात के लिए। मैंने बताया था ना, वहीं से उसकी जीडीपी ठीक ठाक चलती है कि नहीं चलती है। ठीक इसी प्रकार से पर्यटक से चलती है, ठीक है। पहली चीज उसमें क्या है, पहली चीज तो वो चाय का निर्यात करता है। देखो अपने भारत में क्या है ना, 2-3 चीजें बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं लेकिन खपत भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में। जैसे सबसे पहली चीज ये है कि सबसे ज्यादा हम लोग गन्ना उत्पादित करते हैं। अभी रिसेंट की आज की ही न्यूज है कि सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, तो भारत है। और उसका वो उत्पादन करके खुद ही खा जाता है, मतलब हमारी जनता चीनी खूब खाती है, इसीलिए शुगर की बीमारी भारत में ज्यादा मिलेगी। हालांकि ये गलत कॉन्सेप्ट लोग रख लेते हैं कि शुगर की मीठा खाने से शुगर होता है, ऐसी बात नहीं है। आप कुछ भी चीज ज्यादा खा लोगे तो उससे शुगर हो जाए, आप कड़ू ज्यादा खाने लगे तो उससे भी शुगर होने की क्षमता रहती है। शुगर आपका कुछ नहीं होता है, शुगर आपके पेट से ही रिलेटेड होता है। एक इंसुलिन नाम की क्या होती है, एक हार्मोन्स होता है जो शरीर में शुगर की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब ये इंसुलिन खत्म हो जाती है तो ही आदमियों को क्या होता है या फिर मनुष्यों का शुगर बढ़ जाता है। अब ये खत्म कैसे होती है, इसका मेन कारण क्या होता है, काम क्या होता है कि शुगर को बैलेंस करना शरीर में। लेकिन हम लोग ज्यादा चीजें तली भुजी या जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो हमारा लीवर जो है उसको पचा नहीं पाता है। तो उसको पचाने के लिए, और ये इंसुलिन जो होता है हार्मोन्स, वो लीवर से जस्ट बगल में होता है। तो जब लीवर को ज्यादा जोर पड़ता है, अधिक मात्रा में उसको पचाना होता है, तो इंसुलिन को फोर्स करता है कि इंसुलिन हमें थोड़ा सा इंसुलिन दो, जिससे हमें लीवर का फैट कम करना है। भाई जब ज्यादा जंक फूड खाएंगे तो लीवर में फैटी हो जाता है, लीवर फैटी हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है, उसको खत्म करने के लिए इंसुलिन मांगता है। जब इंसुलिन धीरे धीरे इसी तरीके से, जब आप ज्यादा जंक फूड खाएंगे एक दिन में आपको पता नहीं लगेगा, तो धीरे 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 इंसुलिन आपकी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और आपका 35, 40, 45 की उम्र तक आते आते इंसुलिन आपके शरीर से पूरी तरीके से गायब हो जाता है, हार्मोन्स। और जब हार्मोन्स गायब हो गया, और वो क्या कर रहा था आपके शरीर में, क्या कर रहा था, शुगर की मात्रा को कंट्रोल कर रहा था। और जैसे ही इंसुलिन आपकी खत्म हुई तो आपके शरीर में शुगर बढ़ना या घटना चालू हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा शुगर के पेशेंट पाए जाते हैं, ताकि यहां पे चीनी बहुत लोग एक्स्ट्रा, सुबह उठेंगे तो चाय, दोपहर में चाय, शाम के चाय, सोते समय भी एक एक चाय हो जाती है किसी किसी घर में। और चाय वैसे तो अमृत है आपका, लेकिन जब हम इसमें दूध डाल देते हैं तो ये क्या बन जाती है, आपकी जहर हो जाता है। अगर आपको चाय को अमृत समान पीना है तो इसमें आप उसको खौला के काढ़ा बना लीजिए, घर में मम्मी लोग बनाती होंगी, उसको पीजिए। जड़ी बूटी है, अमृत का काम करती है। लेकिन जैसे ही उसमें आपने चाय डाला वो स्लो पॉइजन हो जाता है, जिसको हम लोग धीरे धीरे कंज्यूम करते हैं। और शुगर बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है चाय, जो लोग सुबह खाली पेट पीते हैं, ठीक है। तो इस चीज से आप लोग बचिएगा। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे नेपाल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो नेपाल जल विद्युत के लिए और जड़ी बूटियों के। देखो जड़ी बूटियों के लिए क्यों प्रसिद्ध है, कनेक्ट करो। नेपाल आपका पूरा हिमालय में बसा हुआ है। कहां पे बसा हुआ है, हिमालय पे। इसकी प्रमुख घाटियां भी मैंने लिखी हुई है, देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है, नेपाल में हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, कंचनजंगा है, मकाऊ है, माउंट एवरेस्ट है। आपने इसका नाम सुना होगा, माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.8 मीटर है, ठीक है। दशमलव में भी याद करना, अभी रिसेंटली का डाटा हुआ तो बढ़ रहा है। अभी भी हिमालय क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी चोटी अभी बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये सारी क्या है, हिमालय की ही चोटियां हैं। हिमालय आपका कहां से कहां तक बसा हुआ है, यहां से। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि अब दुनिया की छत किसको कहते हैं, बताया था शायद मैंने। एक पठार था, बताओ कौन सा है, पामीर का पठार। तो पामीर का पठार कहां से मिलता है पता है, हिंदकुश पर्वत, हिमालय पर्वत और चीन से एक और पर्वत आ रहा होता है। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, पामीर का पठार बनाते हैं। तो पामीर के पठार से चालू होता है हिमालय, और यहां से जाते हुए सेवन सिस्टर से होते हुए पूरा ये जो अंडमान निकोबार है ना, ये किसकी चोटियां हैं, अंडमान निकोबार, ये हिमालय की ही चोटियां हैं जो पानी से ऊपर आ गई हैं। कहीं कहीं उसकी चोटियां पानी के नीचे दब गई हैं, तो उसको हम लोग हिमालय क्या बोल देते हैं, समुद्र बोल देते हैं। और जो ऊपर आ जाती है उसको क्या बोल देते हैं, टापू बोल देते हैं। और उसी को हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई अब आपको इतना।
तो बात गौर से समझना, नेपाल जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है, इसको गौर से समझना, क्योंकि नेपाल पूरा हिमालय में बसा हुआ है। अब एक बात बताओ, पहाड़ में मोस्टली क्या होते हैं, पेड़ पौधे होंगे, जंगल होगा, और जंगल होगा तो तरह तरह की क्या आएंगे, आपके पेड़ पौधे उत्पन्न होंगे, और जब पेड़ पौधे तरह तरह के उत्पन्न होंगे तो उससे बहुत सारी चीजें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो भी बनेंगी, और जो लाभदायक है वो भी बनेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ठीक ठाक है, लाभदायक है, उनको हम लोग कहां से ले आते हैं, हिमालय से ले आते हैं। हिमालय का मतलब हम लोग नेपाल से ले आते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन है कि सर एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर में भी तो हमारा हिमालय है। हाँ है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहां से हम जड़ी बूटियां नहीं लेके आ सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि वहां पर कंपेयर टू नेपाल में, नेपाल से वहां पर चोटियां ऊपर हो जाती हैं, हाइट हो जाती है उनकी। और आपको भी पता होगा कि अगर हम सतह से जितना हाइट में जाएंगे टेम्परेचर घटता जाता है, और जब टेम्परेचर घटता जाएगा तो एक समय बाद पूरे पहाड़ में क्या होने लगता है, बर्फ जमा होने लगता है, और जहां पर बर्फ जमा होता है वहां पे पेड़ पौधे नहीं हो पाते हैं। लेकिन नेपाल में ज्यादा ऊंची चोटियां ना होने के कारण ठीक ठाक चोटियां हैं, मतलब इतनी भी नहीं कि उसमें बर्फ जम जाए, तो वहां पर जंगल भरपूर मात्रा में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग वहां से जड़ी बूटियां का निर्यात करते हैं, मतलब नेपाली करते हैं। और दूसरी चीज जल विद्युत। अब अच्छा, जल विद्युत के लिए क्यों प्रसिद्ध है? जल विद्युत के लिए इसलिए प्रसिद्ध है, आपको पता होगा कि पहाड़ों से ही नदियां निकलती हैं, और पहाड़ों में बांध बनाना भी बहुत आसान होता है, आपको पता होगा। जैसे एक इधर बड़ा सा पहाड़ है, एक इधर बड़ा सा पहाड़ है, और बीच से नदी बह रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मानव क्या करता है, इसी के समय धीरे 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 क्या खड़ा कर देता है, बांध बना देता है। तो ना तो उसको इधर का प्रोटेक्शन देना है, ना तो इधर का प्रोटेक्शन देना है, केवल बीच का खड़ा करना और पानी रुक जाएगा। और समतल जगह पे आपको बनाना है ना, तो इधर भी आपको एक देना पड़ेगा, काफी दूर एरिया से इधर घेरना पड़ेगा, इधर घेरना पड़ेगा, बीच में घेरना पड़ेगा। तो कंपेयर टू मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों में आपका समुद्र बांध बनाना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो नेपाली क्या करते हैं, बांध बना लेते हैं और नीचे टरमाइन लगा देते हैं। तो जब नदी का पानी नीचे फोर्स से गिरता है, अब पहाड़ हाइट में होते हैं, पानी जब गिरेगा तो बहुत रफ्तार से नीचे गिरता है, और पंखी में गिरता है, टरमाइन में, टरमाइन घूमता है तो बिजली उत्पन्न होती है। तो नेपाल आपको समझ में आया कि दो चीजों के लिए क्यों प्रसिद्ध है, जड़ी बूटियों और जल विद्युत के लिए क्यों प्रसिद्ध है, पता है? जल से जो विद्युत बनाई जाती है, जल से जो बिजली बनाई जाती है, जल से बिजली बनाना आसान क्यों है नेपाल में, पता है ना? क्योंकि वो पहाड़ में बसा हुआ है। पहाड़ में आपका बांध बनाना बहुत आसान होता है, और जब आप बांध बड़ी आसानी से बना लेते हैं तो पानी भी रोक सकते हैं, पानी रोक सकते हैं तो नीचे टरबाइन लगा दीजिए, वो घूमेगा और बिजली बनेगी। मैदानी इलाकों में आपका जल विद्युत के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, पीछे एक झील बनानी पड़ती है जिसमें पानी इकट्ठा हो सके, बहुत सारी चीजें झाम होती है मैदानी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चले आगे। यहां लगभग 87 से 88% हिंदू रहते हैं। अभी का करंट डाटा की बात नहीं कर रहा हूं, वहां से एक साल पहले की बात कर रहा हूं। लगभग 87 से 88% यहां हिंदू थे। ठीक है, लेकिन अभी भी ये क्या है, एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, नॉर्मली धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी एक धर्म की प्रधानता नहीं है। ठीक है, कितने परसेंट हिंदू रहते हैं, तो 87 से 88% हिंदू रहते हैं। ठीक है, अब भारत और नेपाल के बीच विवाद भी है। विवाद किस चीज का? तो भारत और नेपाल के बीच काली नदी का विवाद है। किसका है? काली नदी का। काली नदी, भाई जब नेपाल भारत से अलग हो रहा था, अंग्रेजों ने नेपाल को जब अलग किया था, तो इसकी काली नदी को क्या बनाया था, आपका बाउंड्री बनाई थी। अब काली नदी भी दो शाखाओं से मिलकर बनती है। ठीक है, तो उनमें से नेपाल कहता है कि पहली वाली शाखा से भारत की बाउंड्री है, भारत कहता है कि दूसरी वाली उससे है। तो इसी चीज का विवाद भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है, समझ में आए किस चीज का विवाद है? तो काली नदी का विवाद है। इसमें भी आपके स्थान की मैं बात करूं तो काला पानी और लिम्पे अधूरा, ये दो स्थान है जिनके लिए लड़ाई चलती रहती है, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट में पड़ने के कारण यहां से नेपाल का भी पूरा व्यूज लिया जा सकता है। नेपाल नीचे स्थित है और भारत भी नीचे स्थित है। ये दोनों जो आपके जगह हैं ये चोटी पर स्थित हैं। तो अगर आप एक बात बताओ, वहां पर कोई भी बैठ जाएगा तो वहां से नीचे का व्यू आराम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई आपको हाइट में चढ़ के जाना है, जैसे बाई चांस कोई युद्ध हुआ, आपको ऐसे हाइट में चढ़ के जाना और ऊपर से कोई गोली बरसा रहा है, तो क्या आप कवर कर पाओगे? बहुत मुश्किल होता है। जब आपका इसका कारगिल का युद्ध हुआ था तो यही काम हुआ था। ठंडियों में हमारी सेना पीछे आ गई थी। भाई ये एग्रीमेंट है भारत के पाकिस्तान के साथ कि भारत और पाकिस्तान की सेना ठंडियों के दिनों में दोनों लोग अपनी अपनी सरहद छोड़ के नीचे चले आएंगे। पाकिस्तान ने गद्दारी किया और उसने ठंडियों में ही क्या बैठा दिया अपने सैनिकों को, आतंकवादियों के रूप में भारत के ही
जो बनाए जाते हैं बंकर, उन्हीं में बिठा दिया, कैंप या बंकर कह दो, उन्हीं में बिठा दिया। अब जब भारत को पता लगा तो भारत ने क्या किया, अपनी सैनिकों को भेजा कि भाई वहां पे हमारी सीमा है, वहां पे जाके इसको काउंटर अटैक करो। तो जब भारतीय सेना जा रही थी तो उसको पहाड़ में चढ़ना पड़ रहा था, और ऊपर से क्या बरसा रहे थे वो गोली। सोचो कितना मुश्किल होगा। एक तो पहाड़ में देखो, कितना पहाड़ में चढ़ना बड़ी मुश्किल होता है। एक तो पहली बात ढलान, पत्थर, दूसरी चीज जैसे जैसे हाइट में जाओगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, थकी लगेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं, और ऊपर से गोलियां ऊपर से छू के भी निकल गई तो आदमी का काम तमाम हो जाता है। तो हाइट में जो कोई होता है उसको हमेशा एडवांटेज रहता है। तो लड़ाई केवल दो ही चीजों की, काला पानी की और लिम्पियाधुरा की। ठीक है, चलिए नेपाल में हिमालय की कितनी प्रमुख चोटियां हैं, कौन कौन सी मैंने अभी बताया था, कंचनजंगा, मकाऊ, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है, तो ये नेपाल से बनने वाले यही जीएस के क्वेश्चन बनेंगे, और आपके जीएस के क्वेश्चन नेपाल से नहीं बनेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको नेपाल बढ़िया सा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है तो नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं भूटान की। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट देश है भूटान। भूटान को जानते हैं आप लोग? भूटान हमारा देश का ही क्या है, एक तरीके से पार्ट ही मानो। इसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लिए हुए है? भारत लिए हुए है। कौन लिए हुए है? भारत। सुरक्षा हम ही देखते हैं, मतलब विदेश मंत्रालय हमारे अंदर आता है, रक्षा मंत्रालय, ये सारी चीजें कौन देखता है? भारत। बाकी सारी चीजें उनकी खुद की हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय कौन देखता है? भारत देखता है। ठीक है, भारत के लोग यहाँ पे उसको ऑपरेट करते हैं। चलिए बेसिक चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। भूटान में बेसिक चीजें कौन कौन सी है? राजधानी क्या है, भाषा क्या है और मुद्रा क्या है। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। क्या है? थिम्पू। भाषा क्या है? यहां पे भाषा कौन सी बोली जाती है? जोगखा भाषा बोली जाती है, जोगखा भाषा बोली जाती है। वो थोड़ा सा बौद्ध लोग यहाँ पे रहते हैं ना, तो उनकी भाषा जो है जोगखा भाषा बोली जाती है। ठीक है, मुद्रा यहाँ की क्या है? तो मुद्रा नगुल्ट्रम है। कौन सी मुद्रा यहाँ पे है? नगुल्ट्रम है। ठीक है, यहां काला पर्वत है जिसे हम लोग लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कंपटीशन में कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है। हमने गलत कर दिया था, आप लोग गलत मत करिएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको क्या बोला जाता है? इससे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का देश कहा जाता है। ठीक है, भूटान की प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी है? तो ताला परियोजना है और दोगालू परियोजना है। ये दोनों परियोजनाएं ही क्या है आपकी? भारत ने ही लगाई है भूटान पे, और इन्हीं से वो क्या कमाता है अपनी, मतलब अपनी जीडीपी ठीक ठाक हुई इन्हीं से करता है। और यहाँ पे पर्यटक बहुत अच्छा है। पर्यटक क्यों अच्छा है पता है आपको? यहीं से हिमालय गया हुआ है, और जहां पे हिमालय होगा, जहां पे पर्वत होंगे, वहां पे पेड़ पौधे और सुंदर दृश्य, बारिश भरपूर मात्रा में, सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में होंगी आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे परियोजनाओं से इसकी जीडीपी बढ़ती है और पर्यटक से बढ़ती है। और भूटानी लोग ना बहुत शांतप्रिय लोग होते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े से उनको कोई मतलब नहीं है। हैप्पी जो आपकी रिपोर्ट आती है कि कौन सा देश कितना हैप्पी है, कितना खुश रहता है, तो उसमें भूटान भी ठीक ठाक अपनी रैंक रखता है। ठीक है, क्योंकि वहां के लोग लड़ाई झगड़ा, भारत के लोग, भारत की रैंक तो पूछो ही नहीं, भारत की रैंक क्या है, बहुत पीछे आती है। जानते हो क्यों? यहाँ पे हर गली में एक तो पीड़ित आपको आदमी मिल जाएगा। कोई जॉब को लेके पीड़ित है, कोई परिवार के कलेश से पीड़ित है, कोई पर्सनल लाइफ से पीड़ित है, किसी को खाने को नहीं है, किसी को खाने को इतना है कि वो उसी में टेंशन लेके बैठा है कि कोई छीन ना लेके जाए। यहाँ हर कोई की क्या है, एक ना एक प्रॉब्लम है। लेकिन भूटान में ऐसा कुछ नहीं, बहुत शांतप्रिय, बहुत शांतप्रिय है। 2 वक्त की रोटी मिल जाए, खाने के लिए खाना मिल जाए, लेटने के लिए बिस्तर मिल जाए, और धूप और बारिश से बचने के लिए एक छत मिल जाए, बस। ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में वो नहीं रहते। बौद्ध, सच बताएं, पूरे आपका अगर धर्मों की बात करें तो सबसे अच्छा धर्म हमें बौद्ध और जैन धर्म, यही 2 धर्म अच्छे लगे। बाकी सब में, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब में कहीं ना कहीं करप्शन है। लेकिन बौद्ध लोगों में है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, यहाँ पे बलि देना आम बात हो जाती है युद्ध में। बौद्ध लोगों का कहना है कि भैया मारना पाप होता है, मारना है नहीं, हमें किसी को नहीं मारना है। ठीक है, जैन भी यही कहते हैं। तो बात समझ में, आपको भूटान से सिर्फ एक 2-4 क्वेश्चन ही आपको जीएस में मिलेंगे, बाकी और नहीं। सब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, तो वो भूटान को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें यही जीएस का क्वेश्चन एक बनता है। ठीक है, चलो नोट कर लो। फिर इसके बाद बांग्लादेश की बात करते हैं। थोड़ी सी बांग्लादेश के बारे में बताएंगे एक स्लाइड में, बाकी सारी बातें बांग्लादेश में कल करेंगे। कल आपको 1971 का युद्ध समझाएंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसके बाद बात आगे करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश की।
ठीक है, बांग्लादेश कहां पे है आपको अच्छे से लोकेशन इसकी पता होगी, बांग्लादेश, म्यांमार, या फिर आप बोल सकते हो बांग्लादेश सेवन सिस्टर और भारत के बीच में, मतलब भारत का एक पार्ट है सेवन सिस्टर, उन्हीं के बीच में घुसा हुआ है। ठीक है, ये उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, बांग्लादेश कह देते हैं। अब बात को गौर से समझना, वही बेसिक क्वेश्चन आपकी राजधानी, मुद्रा और भाषा, ये तो हमें जानने ही जानने हैं। पहले दूसरी चीज, अब देखो इसमें कुछ मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लिखे हैं जो वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आप ये पढ़ने के बाद आज की क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, 5:30 बज चुके हैं। चलिए, तो बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, क्या है, पक्का पक्का ढाका है। अच्छा, मुद्रा क्या है इसकी ये बताओ हमें, टका है। चलो, अधिकतर लड़के मुद्रा और भाषा में कंफ्यूज रहते, तो सॉरी राजधानी और मुद्रा में कंफ्यूज रहते। तो राजधानी क्या है आपकी, ढाका है, और मुद्रा क्या है आपकी, टका है। ठीक है, भाषा यहां पे क्या बोली जाती है, तो बंगाली बोली जाती है, बंगाली भाषा बोली जाती है। बंगाली अपनी पश्चिम बंगाल में भी बोली जाती है। बांग्लादेश से ही लगा हुआ अपना राज्य कौन सा है, जो बांग्लादेश से लगा हुआ है वो बंगाल है। ठीक है, तो बंगाल कहां पे है, पश्चिम बंगाल जिसको कहते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है बात को, पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बंगाली बोली जाती है। ठीक है, उसके कुछ शब्द हैं जैसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, फिर बताएंगे आपको। ठीक है, बहुत अच्छी बोली लगती है, लेकिन डरावनी काफी लगती है इसकी, डरावनी भाषा बंगाली जो होती है ना, डरावनी भाषा लगती है। ठीक है, चलिए, 1971 में पहले या पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 से पहले जो है इसको हम लोग क्या कहा करते थे, पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का बांग्लादेश को लेके। हालांकि बांग्लादेश को हम ही लोगों ने आजाद कराया है, मुक्ति वाहिनी सेना जो हमारी थी, हम ही लोगों ने इसको आजाद कराया है। ठीक है, मुक्ति वाहिनी मतलब बंगाल की क्या थी, सेना थी जो मुक्ति वाहिनी थी, हम लोग पीछे से क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। कल आपको मैं भारत और पाकिस्तान 1971 का युद्ध पूरी तरीके से बताऊंगा। आज केवल बांग्लादेश के बारे में नॉर्मल जानकारी आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो 1971 से पहले ये क्या किस नाम से जाना जाता था, तो पूर्वी पाकिस्तान से जाना जाता। और पश्चिमी पाकिस्तान कौन सा, तो जो आप प्रेजेंट टाइम में आज पाकिस्तान पढ़ रहे हो, इसको हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। और वो जो बांग्लादेश आज है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, क्योंकि जब भारत का 1947 में विभाजन हुआ था तो ये भाग पाकिस्तान को और ये भाग पाकिस्तान को दिया गया था। देखो, अंग्रेजों की एक नीति रही है, फूक डालो और राज्य करो। भारत को भी उन्होंने आजाद किया, सब कुछ ठीक था, लेकिन इस तरह से उनको तोड़ के गए थे कि ये हमेशा आपस में लड़ते रहे। और देखो, एक बात हमेशा याद रखना, लड़ाई किसी भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, किससे भी हो, दुश्मन से हो या फिर अपने दोस्त से हो या घर परिवार में हो, आप अगर लड़ाई में व्यस्त हैं तो कभी भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। उनका मेन मकसद यही था कि हम इधर भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, इधर भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और दोनों ये धर्म प्रधान देश है भाई। भारत जो है पहले हिंदू का प्रतिनिधित्व करता था और पाकिस्तान मुसलमानों का करता था। जाहिर सी बात है, जब दो विरोधी धर्म के लोग पास में रहेंगे तो लड़ेंगे। अंग्रेजों को यह अच्छे से पता था, लेकिन भारत में जो इंदिरा गांधी थी हमारी प्रधानमंत्री, आयरन लेडी जिसको कहा जाता है, उन्होंने ये काम किया था कि 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई करके बांग्लादेश को आजाद कर दिया था। कल मैं आपको पूरा ये समझाऊंगा कि ये आग कहां से उठी थी। ठीक है, तो 1971 से पहले हम लोग बांग्लादेश को किस नाम से जानते थे, तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र हो गया था। मतलब कहीं ना कहीं जब ये पूर्वी पाकिस्तान रहा होगा तो इसमें पाकिस्तान का अधिकार रहा होगा, या फिर आप इनडायरेक्टली कह सकते हो पश्चिमी पाकिस्तान का अधिकार रहा होगा। तो पश्चिमी पाकिस्तान ने इसको कब स्वतंत्रता की मान्यता दी थी, तो वो 16 दिसंबर 1971 में क्या दिया था, इसको स्वतंत्रता की मान्यता दी थी। मतलब इसने स्वतंत्र कर दिया, अब वह एक नया देश बन गया। ठीक है, पाकिस्तान ने इसे 1972 में मान्यता दी थी। अब बात समझना, स्वतंत्र उसने कर दिया था 16 दिसंबर 1971 में, लेकिन जो एक देश की मान्यता दी थी भाई, जैसे ही इसने स्वतंत्र किया तो वो देश तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान ने इसको देश की मान्यता कब दिया था, तो ये 1972 ईस्वी में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक देश की मान्यता दे दी थी। ठीक है, जब ये 1971 में आजाद हुआ था तब बाकी पूरी दुनिया ने इसको एक देश के रूप में कंसीडर करना चालू कर दिया था, किंतु परंतु बंधु पाकिस्तान ने इसको, क्योंकि पाकिस्तान से ही अलग हुआ था। अब आप एक बात बताओ, आपके घर का कोई आधा हिस्सा ले ले तो आप उस घर को इजाजत देंगे क्या कि वो एक नया घर है?
बहुत सोच समझ के देंगे, बड़ा टाइम लगेगा आपको। तो उसी हिसाब से पाकिस्तान का एक हिसाब से बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान एक घर ही था उसका, उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, अलग कर दिया। अलग करने के बाद पता है पाकिस्तान को बहुत झटका लगा कि हमारा, और बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जूट की उत्पादन सबसे बढ़िया होता है। यहाँ पे बांग्लादेश में क्या होता है, जूट का उत्पादन ठीक ठाक हो जाता है, तो काफी जीडीपी में मदद करता था, और उसको भारत ने क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। तो 1 साल लग गए थे इसको क्या करने पे, मान्यता देने पे। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जूट का उत्पादन बांग्लादेश में ठीक ठाक हो जाता है, तो जूट की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है आपका, तो नारायणगंज में है। आप जीएस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है आपका कि जूट की मंडी कहां पे है, तो आप क्या बोलोगे इसको, जूट की मंडी नारायणगंज में है। कहां पे है, नारायणगंज में है। ठीक है, और नारायणगंज कहां पे है, तो बांग्लादेश में है। कहां पे है, बांग्लादेश में है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सीमा कहां पे लगती है, किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से ही लगती है। कितनी लगती है, तो 4000 के अब ये लगती है तकरीबन। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। सेकंड सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है, तो चाइना से लगती है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, ऐसे पूछता भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ, तो आप क्या बताओगे उसको, त्रिपुरा। त्रिपुरा ये है, आप मैप में देख सकते हैं, त्रिपुरा जो है ये है, वो 3 ओर से कहां से घिरा हुआ है आपका, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, समय आपका हो गया है। आपको अगर वीडियो पसंद आए, और मेरी मेहनत देख ही रहे हैं, पूरी शर्ट गीली हो गई है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, जो भी आपको कमियां लगेंगी मैं उसको नेक्स्ट क्लास में सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बने रहने के हमारे साथ बने रहने के लिए, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में।